हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विथुरेम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए पीवाईक्यू सीरीज़ में आज हम फिर एक नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो हमने जैसा कि देखा कि विश्व भूगोल का पीवाईक्यू जो है यूथ कंपटीशन का जो है हमारा पीवाईक्यू सीरीज़ हमने यहाँ पर समाप्त किया था। आज हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी से शुरुआत करेंगे, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से शुरुआत करेंगे और उसके जितने भी आयोग के द्वारा पूछे गए पीवाईक्यू सवाल हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग फटाफट हमारे चैनल से जुड़ जाइए और अपने अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पर्यावरण का जो कि सेगमेंट आप जानते हैं, इसमें लोअर पीसेस में भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। तो आप यहाँ से भी उसके लिए भी देख सकते हैं। बाकी इधर यूपी SSC पेट का भी नोटिफिकेशन आ गया, उसके लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप लोग हमारे क्लास से बने रहिए। बाकी यूपी PCS के लिए तो है ही। तो चलिए फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, शुरुआत करेंगे आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यहाँ पर पर्यावरण एक परिचय देखेंगे। तो वातावरण की अवधारणा निर्भर करती है, तो ये वातावरणीय गठन पर तथा वातावरण के कुल आयामों पर निर्भर करती है वातावरण की अवधारणा। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे सतत विकास लक्ष्य SDG है 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है, तो इसमें अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं है। जी हाँ, ये सवाल पूछा भी गया है। अगला देखेंगे यहाँ पर भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण संरक्षण अधिनियम पारित कब किया गया था। तो ये 1986 भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम का पारित किया गया था 1986 में। इसे छाता विधान अधिनियम भी कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य कौन करता है। तो अपघटक नियोजक करते हैं। जी हाँ, अपघटक नियोजक इसका बिचौलिया का कार्य करते हैं। अगला देखेंगे मानव क्रियाओं से प्रभावित होता है वातावरण। जी हाँ, मानव क्रियाओं से कौन सा प्रभावित होता है, वातावरण प्रभावित होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब दिया जाता है और श्रेष्ठ योगदान के लिए जाता है। तो कब दिया जाता है इसे, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में दिया जाता है राष्ट्रीय राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाला इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार क्या होता है। तो पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान देना ही यह इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है। अगला देखेंगे ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। जी हाँ, ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके लिए प्रदान किए जाते हैं, तो ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो उन्हें इको मार्क का जो है उत्पादों को दिया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने क्या आरंभ किया है। तो इसे इको मार्क आरंभ किया है, इसे आप लोग याद रखेंगे। शिक्षा पर्यावरण सुविधा का आरंभ कब हुआ था। तो 1991 में हुआ था। जी हाँ, शिक्षा पर्यावरण सुविधा का आरंभ कब हुआ, 1991 में, याद रखेंगे। अगला देखेंगे जैवमंडल और बायोम से संबंधित। यहाँ पर बायोस्फीयर और बायोम से संबंधित है। तो एक सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ जैवमंडल है, दूसरी तरफ अवस्थिति है। तो सिमलीपाल जो है उड़ीसा में स्थित है। पंचमढ़ी की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश। नंदा देवी जो उत्तराखंड में है। नोकरेक जो है मेघालय में, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे यहाँ पर घटते उत्पादकता क्रम में पारितंत्र का सही क्रम की बात करें तो मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर। तो ये जो है घटते उत्पादकता क्रम में पारितंत्र का सही क्रम है। तो मैंग्रोव है, फिर घास का मैदान है, फिर झील है, फिर सागर है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर। अगला देखेंगे यहाँ पर हम लोग सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ जैव आरक्षित क्षेत्र है, एक तरफ राज्य हैं। तो मानस जो है असम, सुंदरवन की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल, नंदा देवी की बात करेंगे तो उत्तराखंड, पंचमढ़ी की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश। तो यहाँ हमने देख लिया कि मानस जो है असम में है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में और पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में संबंधित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ये सब जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। अगला देखेंगे यहाँ पर फिर सुमेलित करना है हमें। एक तरफ सतत विकास लक्ष्य दिए गए हैं और एक तरफ संबंधित उनसे ट्रेड दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे SDG 10 असमानताओं में कमी, इससे संबंधित है। SDG 13 जो है जलवायु क्रिया से संबंधित है। SDG 14 की बात करेंगे तो पानी के नीचे जीवन है और SDG 15 की बात करेंगे तो ज़मीन पर जीवन है। तो यहाँ से एक सवाल आपका कंफर्म है, तो इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो SDG 10 असमानताओं में कमी, SDG 13 जलवायु क्रिया, SDG 14 पानी के नीचे जीवन और SDG जो है 15 जो है ज़मीन पर जीवन है। तो कुल मिलाकर 17 SDG गोल हैं जो कि हमारे हासिल करने हैं 2030 तक। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं लिम्नेटिक क्षेत्र। जी हाँ, पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि कौन करते हैं, तो लिम्नेटिक क्षेत्र। पानी का खुला क्षेत्र होता है लिम्नेटिक क्षेत्र, इसे आप लोग याद रखेंगे। पोषक स्तर बनते हैं खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से। जी हाँ, पोषक स्तर कहाँ बनते हैं, तो खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण की बात करें तो क्षीणता, आक्रमण, प्रतिस्पर्धा और स्थानांतरण। तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण के 4 प्रमुख चरण की बात करें तो क्षीणता, आक्रमण, प्रतिस्पर्धा और स्थानांतरण है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे।
प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस की बात करें तो नाइट्रोजन है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी और इकोसिस्टम जो है, सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द दिया था टैंसले ने। एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है तो सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला वातावरण प्रभावित होता है मानव क्रियाओं से। जी हाँ, वातावरण किससे प्रभावित होता है? मानव क्रियाओं से, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एफ.ई. क्लेमेंट्स ने किया था। एफ.ई. क्लेमेंट्स ने मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। समुदाय का संयोजन, संगठन, विकास और उसके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो समपारिस्थितिकी कहलाता है। समुदाय का संयोजन, संगठन, विकास, उसके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? समपारिस्थितिकी कहलाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर फिर हम एक बार देखेंगे सतत विकास लक्ष्य दिए गए हैं, उससे संबंधित रेट दिए गए हैं। तो SDG 10 जो है असमानताओं में कमी, 13 जो है जलवायु परिवर्तन, 14 जल के नीचे जीवन और 15 जो है भूमि पर जीवन, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार कब दी गई थी? तो A.G. टांसले के द्वारा दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसे याद रखेंगे। PCS 2021 GIC में पूछा गया था। हमने देख लिया कि पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा कब दी गई थी? तो A.G. टांसले के द्वारा दी गई थी। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है दोनों ऊर्जा का प्रवाह और खनिजों का चक्रण, इसे आप लोग याद रखेंगे। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है तो तालाब है। जी हाँ, लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो तालाब है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग कब किसने किया था? तो अर्नेस्ट नेस ने किया था। जी हाँ, गहन पारिस्थितिकी मतलब डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट नेस ने किया था, इसे आप लोग याद रखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो A.G. टांसले को दिया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। पारिस्थितिकी निकेत आला की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? तो ग्रीनेल्स ने प्रतिपादित किया था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो धान का खेत। जी हाँ, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो धान का खेत है, इसे आप लोग याद रखेंगे। मानव द्वारा रूपांतरित पारिस्थितिकी की बात करें तो कृषि भूमि है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था नम भूमि। तो रामसर सम्मेलन संरक्षण से कौन सा संबंधित था? नम भूमि था, इसे आप लोग याद रखेंगे। वह वृक्ष जो पारिस्थितिकी मित्र नहीं है तो यूकेलिप्टस कहलाता है। जी हाँ, वह वृक्ष जो पारिस्थितिकी मित्र नहीं है तो यूकेलिप्टस है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। वह वृक्ष जो पर्यावरण संकट माना जाता है तो यूकेलिप्टस कहलाता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। पृथ्वी के क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है सामुद्रिक है। जी हाँ, पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र फैला हुआ है? तो सामुद्रिक है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो समुद्र है, इसे भी याद रखेंगे। अगला देखेंगे एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है तो पोषण स्तरों की कम संख्या ही ये जो है उत्तरदायी नहीं है, इसे आप लोग याद रखेंगे। परिवार निरंजन में महत्वपूर्ण कारक हैं। परिवार निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो वैश्विक उष्मन है। पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है लकड़ी काटने से। जी हाँ, पारिस्थितिकी संतुलन कब बिगड़ता है? तो लकड़ी के काटने से बिगड़ता है। जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है गहरे सागर में। जी हाँ, जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन कब न्यूनतम होता है? तो गहरे सागर में। पारिस्थितिकीय तथा स्थायी मितव्ययता है या नारा चिपको आंदोलन का है। जी हाँ, पारिस्थितिकीय स्थायी मितव्ययता है नारा किसका है? तो ये चिपको आंदोलन का है। पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर, इसे आप लोग याद रखेंगे। पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर है। झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के प्रचुरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यूट्रोफिकेशन कहते हैं। झील पारिस्थितिकी के पोषक तत्वों में प्रचुरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले क्लास में हम पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार और पदार्थों का संचरण आज के बारे में चर्चा करेंगे। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आज के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे नए कंटेंट में नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।